हिमाचल लोक सेवा आयोग में पारदर्शिता और सही अभ्यर्थियों के चयन को लेकर सुक्खू कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। अब हिमाचल लोक सेवा आयोग को हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिस एक्ट 1984 के दायरे में लाने का फैसला लिया गया है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि यह फैसला किसी भी प्रकार के कदाचार पर रोक और उम्मीदवारों के चयन में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। इसके अलावा HAS के 9 पद, सिविल जज के 10 पदों समेत विभिन्न विभागों में 93 पद भरने की भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं रणवीर शिमला से। रणवीर, इस फैसले को किस तरह से देखा जाए? रणवीर, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? जी सना, देखिए, इस फैसले को इस तरह से देखा जा सकता है, जब से ये पेपर भर्ती लीक के मामले जो है न केवल हिमाचल से अब लगातार सामने आ रहे हैं। आयोग को जो कर्मचारी जो चयन आयोग था उसे भंग कर दिया गया था। उसके तहत जितनी भी भर्तियां होनी है वो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत होनी है। जो नियम और कायदे वहां पर उस आयोग में थे उनको भी अपनाया यहाँ पर है। और देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से हमने देखा कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो चयन को लेकर सवाल है, सही कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर यहाँ पर सवाल था। हालांकि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास अपने नियम जरूर हैं, लेकिन वो उतने कड़े नहीं थे जिस तरह से, चाहे आप पेपर सेट करना हो, उसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो, चाहे नकल की रोकथाम को लेकर हो, कोई और इस तरह के जो है तमाम सारे प्रावधान इसमें जो है इस कानून के तहत है। अब हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी उसके दायरे में लाया गया है, क्योंकि भर्तियां जो वहां पर होनी थी कर्मचारी चयन आयोग में, वो अब यहाँ पर लोक सेवा आयोग करेगा। तो इसको लेकर ये जो है एक अहम कदम माना जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि जो भर्ती के नियम थे वो तो सेट है, लेकिन जो रोकथाम किस तरह से होनी है सिलेक्शन को लेकर, चाहे एग्जामिनेशन को लेकर, जैसे यूनिवर्सिटी और बोर्ड्स के अपने नियम है, उनको भी अब जो है लोक सेवा आयोग में जो है एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा जो उसी की कड़ी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। HPSSC को भंग किया गया, फिर HPPSC के दायरे में तमाम चीजें लाई गई और उसके बाद ये बड़ा फैसला सरकार लेते हुए दिखाई दे रही। बड़ा सवाल ये उठता है कि जो एक्ट 1984 के दायरे में लाने की जो बात हुई है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इससे वो पारदर्शिता आने में क्या अहम योगदान मिलेगा? और दूसरा सवाल ये कि क्या HPSSC में ये एक्ट लागू था पहले? जी हाँ, इसमें जो है ये नियम अपनाए गए थे, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात होती है कानून कोई भी हो वो प्रैक्टिस में कितना है, वो एक्ट लागू कितना होता है। नियम कायदे तो कड़े इसमें होते हैं, परीक्षाओं को आयोजित करने से लेकर पेपर सेट करने को लेकर तमाम तरह के नियम है, प्रोसेस को लेकर नियम है, किसी तरह की सिफारिश को नहीं माना जाता है। और भी जो है कड़े जो है नियम कायदे पहले से मौजूद है, चाहे वो हम HPPSC की बात करें या हम जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें, जिसे भंग कर दिया गया है। तो लेकिन इसमें जो है अब प्रक्रिया जो है किस तरह से अपनाई जाती है उसको लेकर सवाल बहुत सारे थे। नियम कानून जो है सख्त जरूर इसमें है, अब इसको अपनाया जाता है। अब देखना होगा कि पारदर्शी ये होता है या नहीं। कैबिनेट की अगर हम बात करें, तीसरी कैबिनेट बैठक ये थी, करीब जो है 2.5 से 3 घंटे के बीच ये कैबिनेट बैठक चली है। इसमें उम्मीद कि लोगों को, खासकर महिलाओं को उम्मीद थी कि जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है, 1500 रुपए देने का जो वायदा जो है किया था कांग्रेस ने चुनावों के समय, वो उस पर जो है कुछ फैसला लिया जाना था कि क्या अभी वो जो है दिया जाएगा या नहीं। लेकिन उस पर कोई फैसला जो है कैबिनेट में निकल कर नहीं आया। जो 1 लाख रोजगार देने की जो बात की गई थी उसको लेकर जब प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें कुछ नहीं बताया गया। जो कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, उन्होंने केवल इतना कहा कि इस पर जो है काम चल रहा है, सरकार इस पर जो है काम कर रही है, इसमें समय लगेगा। और जो OPS की जो बात कही जा रही है उसके लिए जो SOP जारी होने थे वो बनाए जाने, उन पर चर्चा
होनी थी, इसको लेकर भी कोई साफ इसमें बताया नहीं गया। हालांकि तो और भी जैसे कुछ हम ये जानते हैं कि आखिर तक सुक्खू जब प्रचार प्रसार कर रहे थे उस वक्त उनके तमाम नेता ये वादा करते रहे, तो क्या ये माना जाए कि एक के बाद एक जैसे ताबड़तोड़ फैसले लेने थे सुक्खू सरकार को? हालांकि सुक्खू मुख्यमंत्री सुक्खू ये कहते रहे हैं कि कठिन घड़ी है, हमें कर्ज लेना पड़ रहा है और हम परेशान हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश जो है गति पकड़ेगा, तरक्की की राह पर चलेगा। लेकिन क्या ये माना जाए, आप क्या ये देखते हैं और आप क्या नोटिस करते हैं कि जिस तरह से वादा सुक्खू ने किया था उसको वफा करने की राह पर चलती हुई दिखाई दे रही है, या फिर पहले स्टेप को उसने पकड़ लिया है, या फिर जो वादे महिलाओं की बात 1500 रुपए देने की बात हुई और दूसरा ये हुआ ओपीएस के मुद्दे पर एसओपी की बात हुई, तो क्या ये लग रहा है कि वहां की जनता ये समझने तो नहीं लगी है कि सुक्खू सरकार ये देरी कर रही है? देखिए, दो बड़ी स्थिति इस वक्त राज्य सरकार के सामने खड़ी है। एक तो हिमाचल प्रदेश का बजट आना है जी। जैसी जानकारी निकल कर आई है 17 मार्च को मुख्यमंत्री जो है अपना पहला बजट पेश करेंगे अपने कार्यकाल का। तो एक वो है जो साधारण तौर पर हम ये समझे कि हर साल जो बजट में जो बढ़ोतरी होती है वो 10% की ज्यादा होती है, लेकिन हिमाचल की आर्थिकी इस बात की इजाजत फिलहाल नहीं दे रही है। केंद्र से ज्यादा मदद अभी तक जो है राज्य सरकार को मिली नहीं है। अगर इस वक्त ये वायदे जो है कांग्रेस सरकार पूरे करती है तो हिमाचल की आर्थिकी पर जो है असर पड़ेगा। कर्ज लेने के अलावा फिलहाल राज्य सरकार के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि आय के स्रोत है, आय के साधन जो है वो सीमित है। आय जो है बिल्कुल बार-बार ये दोहराती रही है सरकार, लेकिन सरकार ने जो वादे किए थे वो जाहिर सी बात है जनता उनसे उन निगाहें बनाई बैठी हुई है। तो कैबिनेट में एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। एचपीएसएससी को भंग करने के बाद एचपीपीएससी के दायरे में को लाया गया है इस एक्ट के अंदर। तो बड़ा सवाल ये है कि जिस ट्रांसपेरेंसी को मुद्दा बनाकर ये कदम उठाया गया है, तो क्या वो ट्रांसपेरेंसी पेपर लीक ना हो इस में काम आएगी, कारगर साबित होगी या नहीं होगी? बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। पंजाब के टांडा में सचिन शर्मा नाम के आर्मी के एक जवान को लुटेरों ने चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। वारदात में जवान बुरी तरह से घायल हो गया और उनका इलाज एक अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित जवान ने बताया कि वो शालीमार एक्सप्रेस में सवार होकर अंबाला से जम्मू जा रहे थे। उसी दौरान तड़के 3 से 4 बजे के बीच लुटेरे उनका सामान लेकर जाने लगे। उन्होंने विरोध किया तो लुटेरों ने उन्हें टांडा के पास चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, जिसके बाद हादसे की जगह पर गौशाला के लोगों ने उन्हें टांडा के अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें पहले होशियारपुर रेफर किया गया और फिर बाद में बेहतर इलाज के लिए सैनिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आर्मी के जवान हिमाचल के सिरमौर के रहने वाले। मुंडे 3 जो थे वो मैंने आधा ही डाउट तो हो रहा सी मैं किना हाँ करोगे नुकसान क्या। मैं आधा ही सो रहा सी मैं, पर मैं अलर्ट था। ओके, तो मैं देख रहा हूँ वो कहते किसी ने आसमान में हाथ मारे। अब ट्रेन से सारे सोए पे, मेरी सीट बिल्कुल साइड मोड़े थी, खिड़की मोड़े बिल्कुल साइड वाली सीट, लोअर बर्थ। ठीक, तो उन्हें जिदा मेरे सामान में हाथ पाया, मेरा बैग फड़ लिया उन्हें। बैग फड़ के वो जाने लगे, मैं उन्हें फड़ता पिछू बैग। मैंने पता उन्हें दो ने मैंने फड़ के मेरा फोन ते पर्स कट के और पर्स पता नहीं जेब च पाता पर पैसे तो कटते। मैंने बैग भी अंदर खींच के मैंने धक्का मारता बाहर। शिमला के रामपुर इलाके के पिथवी गांव में खबर से मातम पसर गया। यहां के रहने वाले सेना के जवान पवन दंगल जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। शहीद जवान पवन का पार्थिव देह अब कल पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। ये तस्वीर है 28 साल के जवान पवन दंगल की। जो मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में शहीद हो गए।
पवन नंगल शिमला के रामपुर इलाके के किन्नू पंचायत के पिथवी गांव के रहने वाले थे। वो सेना की उस टीम में शामिल थे जो पुलवामा के पदगामपोरा इलाके में छिपे उन 2 आतंकियों की तलाश में जुटी थी जिन्होंने रविवार को पुलवामा बाजार में संजय शर्मा नाम के कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आतंकियों के एक मस्जिद में छिपे होने का पता चलने के बाद सोमवार रात से ही मुठभेड़ शुरू हो गई थी। कई घंटे तक चली गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकी आकिब मुश्ताक और एजाज अहमद नाम के दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में जवान पवन नंगल घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। देखिए, on the basis of specific information that we received, joint force operation here in Padgampura village, more than 30 houses were in the cordon, and after a long search, contact was established with the hiding terrorists. One of the terrorists had holed up inside a mosque, so the progress, the assault on the terrorists was a bit slow, and we were very careful to try and minimize the damage that could cause and any collateral that could happen. Unfortunately, in the initial exchange of fire, one of our brave Jawans has lost his life, and we salute his bravery. कपिल ठाकुर, न्यूज़ 18 शिमला। बीते साल मंडी के जोगिंदर नगर में फर्जी दस्तावेज के साथ पकड़ी गई चीनी महिला को अदालत ने दोषी करार देते हुए 4.25 महीने की सजा सुनाई है। अब तक ये महिला 4 महीने से ज्यादा की सजा पूरी कर चुकी है और अगले हफ्ते सजा पूरी होने के बाद महिला को चीन की सरकार को सौंप दिया जाएगा। बता दें कि मंडी जिला पुलिस ने जोगिंदर उपमंडल के तहत चौतड़ा के तिब्बती मोनेस्ट्री से बीते साल 22 अक्टूबर की रात को इस चीनी महिला को गिरफ्तार किया था। महिला फर्जी दस्तावेज के साथ खुद को नेपाली मूल की बताकर सितंबर 2022 से मोनेस्ट्री में रह रही थी। ये महिला यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आई थी। हालांकि पुलिस को जब उक्त महिला के नेपाली ना होने की भनक लगी तो उसके कमरे की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस को कमरे से कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी मिले, जिनमें कुछ दस्तावेज चीन और कुछ नेपाल के थे। दोनों दस्तावेजों में महिला की अलग अलग उम्र लिखी गई थी। वहीं महिला के पास 6,40,000 भारतीय और 1,10,000 की नेपाली करेंसी भी बरामद हुई थी। इस महिला के पास पुलिस को 2 मोबाइल फोन भी मिले थे। इन्हीं संदिग्ध बातों को ध्यान में रखते हुए चीनी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। महिला को 23 अक्टूबर 2022 को जोगिंद्र नगर की अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद 4 महीने चली अदालत की कार्रवाई के बाद चीनी महिला को अदालत ने 4.25 महीने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर चंद्र ने इस मामले की पुष्टि की है। तो इनपुट के आधार पे इसको पकड़ा गया था, तो इसके पास नेपाल की सिटीजनशिप के फर्जी दस्तावेज भी पाए गए थे। तो फॉरेनर्स एक्ट और आईपीसी के सेक्शंस के तहत मामला दर्ज करके इसको अरेस्ट किया गया था और तब से ये जुडिशियल कस्टडी में थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है इसका मुकदमा जो है वो कोर्ट में चला और कोर्ट ने इसको 28 फरवरी को जो है इसको मुकदमा में इसको जो है वो सजा दी है 4.25 महीने की। चूँकि ज़्यादातर हिस्सा सज़ा का ये काट चुकी है, अगले सोमवार को ये महिला जो है वो जेल से रिलीज हो जाएगी सज़ा के 4.25 महीने पूरे करने के बाद। तो इस फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। भाजपा कर नंदा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वो पेट्रोल पंपों पर भी उधारी कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीएम रेवड़ियों की तरह कैबिनेट रैंक बांट रहे हैं और कांग्रेस के सीपीएस हरियाणा में भी पायलट लेकर घूमते हैं। के तेल के पैसे तो आप कर्जे पे ले रहे हो, बेचारे पेट्रोल पंप वाले जो है आप उनको पैसे जो है दे ही नहीं रहे हो और वो जो है वो बिल रेज करके बैठे हैं कि पैसे आएंगे कब। तो मेरा केवल मात्र ये है कि भ्रम ना पैदा कीजिए, सच्चाई दिखाइए। अगर सच्चाई आपने जाननी है तो देखिए इनके सीपीएस जो है वो धनाधन जो है पायलट और पीएसओ लेके जो हरियाणा की भूमि में चले गए और हरियाणा की भूमि में घूम फिर के वापस आ गए। तब एसपी को पता लगता है कि एक पायलट जो है वो हरियाणा की भूमि में चली गई थी। तो इनके जो सीपीएस है वो भी पायलट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अगर एक व्हीकल छोड़ रहे हो तो आपके सीपीएस 4 व्हीकल्स ले रहे हैं।
और उसके बाद जो है पीएसओ भी ले रहे हैं। खर्चे आप कम करना चाहते हैं और कैबिनेट रैंक और सीपीएस की पोस्टें और मंत्री में जो है आप स्टाफ का जो है वो आवंटन जो है वो आप रेवड़ियों की तरह कर रहे हैं। तो ये कौन सी सरकार है? पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश के अंदर सब कुछ बंद करने का प्रयत्न हो रहा है, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसे व्यवस्था परिवर्तन बता रहे हैं। वो जसवा परागपुर के डाडासीबा में बंद हुए संस्थानों के विरोध में हस्ताक्षर अभियान में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है। कुल्लू में 4 मार्च को भाजपा प्रदेश सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली का आयोजन करेगी। इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शिरकत करेंगे। ये बात कुल्लू जिला भाजपा अध्यक्ष भीम सिंह शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार राजनीतिक द्वेष के चलते पूर्व की भाजपा सरकार में खोले गए संस्थानों को डी नोटिफाई कर रही है, जो जन विरोधी फैसला है। भाग्यवश देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई, सरकार कांग्रेस की आई, तो उन्होंने वो सब निर्णय को बदल दिया। नेता प्रतिपक्ष पूर्व के मुख्यमंत्री हमारे माननीय जयराम ठाकुर जी 4 तारीख को कुल्लू में आ रहे हैं। जनता को यह संदेश देने के लिए कि ये जो बदला बदली की सरकार, बदले की भावना से काम करने वाली सरकार, विकास में पिछड़ी हुई सरकार, विकास कार्यों को गति नहीं देने वाली सरकार, और इस प्रकार की जो सरकार, इसका विरोध करने के लिए आक्रोश रैली के रूप में जो है कुल्लू की जनता ढालपुर में एकत्र होगी और नेता प्रतिपक्ष उसमें जनता को, कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित करेंगे। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर हिमाचल में बीजेपी के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के अलग अलग बयान सामने आए हैं। पूर्व सीएम शांता कुमार ने जहां सिसोदिया की तारीफ करते हुए कहा कि सिसोदिया ने ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में चमत्कार कर दिखाया, वैसा आदमी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, ये देश के लिए चिंता बात है। उनके बैंक खातों में भी कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई, लेकिन हो सकता है कि चुनावी खर्च के लिए उन्होंने शराब नीति में कुछ ऐसा वैसा किया होगा। वहीं पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कोर्ट को सीबीआई की दलीलों में दम दिखा, तभी तो उसने सिसोदिया को रिमांड पर भेजा। धूमल ने यह भी कहा कि शराब घोटाले में पकड़े गए सिसोदिया को लेकर शिक्षा व्यवस्था की दुहाई देना भी ठीक नहीं। जेल में ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि जो व्यक्ति ईमानदार दिखता था, ईमानदार लगता था, ईमानदारी से काम करता था, आज वो व्यक्ति जेल में क्यों है। तो मेरा ये कहना है कि हो सकता है व्यक्तिगत रूप से वो बिल्कुल ईमानदार हों। उनके घर की तलाशी सीबीआई ने ली, उनके बैंक के सारे खाते देखे, कहीं कुछ सरकार को नहीं मिला है, ये सच्चाई है। हुआ क्या होगा, हो सकता है मुझे कि ऐसा हुआ होगा कि चुनाव के लिए धन तो सबको खर्च करना पड़ता है, तो ऐसी पॉलिसी बनाई होगी जिसमें कुछ व्यापारियों को बहुत फायदा हो और उनसे पैसा लेकर आप पार्टी चुनाव लड़ सके, ये मुझे संभावना लगती है जो मैंने कहा है। और उसमें फिर उनसे पैसा लेने की बात उनके दिमाग में हो, तो इस बात में वो पकड़े गए हों। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कुछ किया है। तो जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आता तब तक कुछ भी टिप्पणी ज्यादा करना उचित नहीं है, न उनके पक्ष में न उनके विरोध में। सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट ने सीबीआई के दलील को ठीक माना है, इसीलिए उनका कस्टडी जो फिर दी गई है सीबीआई के पास। तो कुछ तो मेरिट रिव्यू देखी होगी तभी निर्णय लिया, लेकिन आबकारी की नीति को लेकर शिक्षा की दुहाई देना ये गलत है। बिलासपुर के एसपी दिवाकर शर्मा का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन बिलासपुर के नए एसपी होंगे। वहीं दिवाकर शर्मा को 4th IRBN बटालियन जंगलबेरी का कमांडेंट बनाया गया है।
राज्य सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बिलासपुर के एसपी दिवाकर शर्मा का तबादला हुआ है। डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन अब नए एसपी। न्यू पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी महासंघ हिमाचल के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव गुलेरिया ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन ने न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को जो लेकर बातें कही वो तानाशाही का जीता जागता उदाहरण है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनपीएस का पैसा राज्य सरकार को वापस नहीं दिया जाएगा। कर्मचारियों के पैसे पर भी मोदी सरकार कुंडली मारकर बैठ गई है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के चलते जिस तरह से किसान कृषि बिल संसद में वापस लिए गए, उसी तरह केंद्र सरकार एनपीएस को भी संसद में निरस्त करके ओपीएस यानी ओल्ड पुरानी पेंशन स्कीम पूरे देश में लागू करे। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग लगातार की जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन जी ने अभी पीछे बयान दिया और कहा है कि सरकार जो है वो एनपीएस कर्मचारियों का जो पैसा है केंद्र वो प्रदेश सरकार को नहीं लुटा रही है, नहीं लुटाएगी। मतलब ये बहुत बड़ा तानाशाही फैसला है केंद्र सरकार का। राज्य सरकार का जो पैसा है, जो एनपीएस कर्मचारी का पैसा है, उस पर केंद्र सरकार मोदी सरकार कुंडली मार के बैठ गई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। मैं मोदी सरकार से आग्रह करूंगा कि जो प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का और अधिकारियों का पैसा है जो एनएसडी में जाता है, जो केंद्र सरकार जो है उसको रेगुलेट करती है, तो पैसा जब हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है तो वो पैसा जो राज्य सरकार को लौटाना चाहिए। बद्दी के तहत गुल्लरवाला के रहने वाले दारा सिंह नामक युवक को लापता हुए 40 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के पास दारा सिंह का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। इसे लेकर परिजनों ने थाना बद्दी में पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात की और दारा सिंह को जल्द ढूंढने की गुहार लगाई। बता दें कि दारा सिंह पर मंगलवार को 3 गाड़ियों में सवार होकर गुंडों ने पहले जानलेवा हमला किया। इसमें दारा सिंह के साथ जो 2 युवक थे वो भाग गए और उसके बाद से दारा सिंह लापता है। घटना ऐसे हुई, मैं एक दिन पहले ऑपरेशन करा कर गया। शाम को मेरे दारे ने आंखों में दवाई डाली, उसके बाद में दारा मेरे पास से चला गया। सुबह मेरे को पता चला कि दारा आया नहीं, रात को घर वाले फोन करते रहे। बाकी फिर आपस में पहले इकट्ठे रहते थे, फिर अभी पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसको लेकर फिर इनकी कहाँ सुनी होगी। तो हम प्रशासन से यही है, अभी हमें जल्द से फिर जल्द भी दारा सिंह को भी ढूंढ के फिर अभी यहाँ पेश किया जाए। शिमला में 19 साल की युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती ने यश नाम के एक युवक पर रेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ महिला पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार भी किया है। युवती ने पुलिस को बताया कि पिछले 6 माह से यश नाम के इस युवक के साथ उसकी फोन पर बातचीत हो रही थी। 26 फरवरी को वो युवक से मिलने बाजार गई। इसी दौरान युवक उसे होटल ले गया और रेप किया। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। तो शिमला में 19 साल की युवती से रेप का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ महिला पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज किया है। इसकी शिकायत खुद युवती ने की है। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बनी रहिए हमारे साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।